हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, इलाहाबाद का चुनाव शुरू हो चुका है। अब नॉमिनेशन वगैरह फाइनल हो चुके हैं और अभी प्रचार चरम सीमा पहुंचने वाला है। शुरुआती दौर में बीजेपी, जेजेपी और अलोपा भी बीच में आ घुसी, नहीं तो उसका इतना विरोध वहां नहीं था। लेकिन बीजेपी की टिकट लेने से अलोपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, उन्होंने भी लोगों का कहना है कि खाम खा पंगा ले लिया, क्योंकि कांडा का यहाँ अच्छा रसूख था, लेकिन बीजेपी में जाने से वो सारा रसूख खत्म होगा। क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर बीजेपी, जेजेपी यानी सरकार से सीधी टक्कर किसानों की है। इसलिए लोग अलोपा को भी उसी में शामिल करके अब तीनों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। अब जो कुछ भी यहाँ गुरुद्वारे के अंदर हुआ, हालांकि जसबीर सिंह चहल के साथ जो धक्का मुक्की हुई, उसका गुरनाम सिंह चड्ढूणी ने ये कहा है कि भाई इस किस्म की वारदातें करने की बजाय वोट से ही मार करो और ज़्यादा इस तरह के हो हल्ला ठीक नहीं, इससे किसान आंदोलन बदनाम होगा। तो ये तो उन्होंने कहा है। और अब किसान संयुक्त मोर्चा है, वो 3 महापंचायत करेगा हल्के के अंदर, यानी कि 72 गांव हल्के में पड़ते हैं शायद, तो 74 गांव पड़ते हैं सारे। 74 गांव में अब 3 महापंचायतें की जाएंगी अलग अलग जगहों पर। और एक ऐसी रणनीति किसान संयुक्त मोर्चा बना रहा है कि जिससे सरकार और सरकार में बैठे हुक्मरानों की नींद हराम करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी किसानों की तरफ से। और ये विरोध का जो प्रथम दृष्टि आपने देख लिया, तो गुरुद्वारे के अंदर भी जो हुआ, नॉमिनेशन के टाइम भी हुआ, और फिर कार्यालय का जब उद्घाटन था उस दिन भी जो कुछ हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक एक खबर हर आदमी तक पहुंच चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अब बीजेपी, जेजेपी और अलोपा के जो कार्यकर्ता हैं वो फिर भी जीत का दावा कर रहे हैं। तो लोगों में ये शक पैदा होता है कि जब किसी गांव में इनको घुसने तक नहीं दिया जा रहा, तो फिर ये जीतेंगे कैसे। ये सरकारी अमले का कहीं दुरुपयोग ना कर दें, ये संशय लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। क्योंकि इतना बड़ा विरोध के बावजूद जो जीत के दावे कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में एक बात बैठ रही है कि या तो ये बड़े पैमाने पर यहाँ कोई न कोई ऐसे घोटाले करेंगे जिससे वोटों में कोई हेराफेरी हो, या कुछ ऐसा करने की फिराक में है जिससे इस हल्के में अफरा तफरी मचे। तो ये ऐसा लोगों का मानना है, मैं खुद नहीं कह रहा। क्योंकि जब जीत के दावे कर रहे हैं, घुसने तक कोई दे नहीं रहा है और हर जगह विरोध हो रहा है इनका, कहीं स्वागत नहीं हुआ अब तक। उसके बावजूद भी जब ये गुरुद्वारा तो एक धार्मिक स्थल है, सबके लिए है, जब वहां तक नहीं घुसने दिया जा रहा सार्वजनिक जगहों पर, तो फिर जगह बची कौन सी भाई। और इसी तरह अब बीजेपी ने एक नई रणनीति चलाई है कि जितनी भी रिश्तेदारी, हरियाणा राजस्थान का एरिया लगता है ये साथ में, राजस्थान से भी भाजपा के जहां जहां रिश्तेदारी पड़ती है इस इलाहाबाद हल्के के 74 गांव में, वहां उनके रिश्तेदारों को भेजा जाएगा और उनको किसी न किसी तरीके से कुछ और भी यहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता को, बीजेपी कार्यकर्ता या कुछ इस किस्म के लोग जो ये तय करेंगे कि किस हिसाब से वहाँ वोट मिल सकता है, उनकी निगरानी करके या उनका पता लगा के उनको उसी ढंग से वो सेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने और इनेलो ने खास कर ये मोर्चाबंदी तैयार कर ली है कि इनके मंसूबे हैं ये किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देने। क्योंकि वहाँ वोटों की खरीद फरोख्त का भी कुछ शक जाहिर किया है लोगों ने। लेकिन जब मोर्चाबंदी पूरी तरह गांव की हो जाएगी तो वो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है दोस्तों। हिंसक गतिविधि अगर हुई तो इसमें नुकसान सरकार का ही होगा, क्योंकि ये तो एक सीट है, लेकिन पूरा हरियाणा की राजनीति इससे मोड़ खा जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है। अब लखीमपुर खीरी के अंदर जो कांड हुआ किसानों का, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हाशिए पर आ गई है, क्योंकि कोई जवाब नहीं बन रहा। फिर उसको बचाने की प्रशासन द्वारा गृह राज्य मंत्री के लड़के कोशिश की गई, वह भी निष्फल हो गई। क्योंकि जब सबूत होता है तो झूठ नहीं चलती कहीं भी।
कहीं न कहीं सच्चाई का तो मादा है और लोगों को न्यायिक प्रणाली पर अब तक विश्वास पूरा है, क्योंकि न्यायिक प्रणाली में लोगों का कहना यह है कि कहीं न कहीं उनकी बात सुनी जाएगी और वो जरूर चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो दोषी है तो न्यायिक प्रणाली हमारी ऐसी है कि सबूतों के आधार पर उसका फैसला जरूर करेगी, उस पर उनको न्याय जरूर दिलाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। और दोस्तों, रही हिंसात्मक बातों की बात, तो हुड्डा साहब ने ये कहा है कि भाई ये जगह जगह जो लाठीचार्ज होते हैं और कहीं न कहीं इनका जो दर्द है वो तो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इनको वोट की चोट से मारो और 5 साल तक वो दर्द रहेगा। चौटाला साहब एक बात कहा करते थे किसी जमाने में कि भाई, क्योंकि जब कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ाई थी और भाजपा तो उनकी छोटी सहयोगी पार्टी हुआ करती, तब चौटाला साहब कांग्रेसियों कहा करते थे कि ये कांग्रेस वाले बड़े नाजुक होते हैं, इनको किसी तीर और तलवार की जरूरत नहीं है, एक उंगली का बटन दबाओ और ये अपने आप मर जाएंगे। तो दोस्तों, वो ही आज बात याद आ रही है कि अब विपक्ष का कहना यह है कि भाजपा और जेजेपी के लोग यानी हुक्मरानों के खिलाफ ये बात कही गई थी जिसकी सत्ता है, सत्ताधारी लोग इतने कमजोर हैं कि वोट की चोट से इनको मारो, एक उंगली दबाने से मर जाएंगे, लठ उठाने की जरूरत नहीं है। वही बात यहाँ वही मुहावरा यहाँ फिट होता है। तो दोस्तों, इस तरह के डायलॉग यदा कदा चलते रहते राजनीति में, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव आते हैं। एक बार बटन दबा के अगर काम तमाम कर दिया तो फिर 5 साल तक हारी हुई पार्टी याद रखती है कि मेरे साथ क्या हुआ। और यहाँ तो हालात कुछ हो रही हैं, क्योंकि जब घुसने ही नहीं दिए जा रहे लोगों को, इतना बड़ा विरोध है, तो फिर ये देख लो आप, कैथल के अंदर जो कुछ होना था, हालांकि वो बचाव रह गया, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय उस दिन दिल्ली गृह मंत्री से मिलने चले गए। अगर वो कैथल में आते तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा कुछ हादसा होने वाला था। और ये प्रशासन की कहूँ, इंटेलिजेंस की कहूँ, या सीआईडी ने जो रिपोर्ट दी और प्रशासन ने जब हाथ खड़े करने की कोशिश की होगी, तब मुख्यमंत्री ने ये अपना इरादा बदलने का मन बनाया होगा कि भाई क्यों जाके वहाँ पंगा लिया, वहाँ बहुत भारी पैमाने पर हिंसा की संभावना थी, क्योंकि लोगों ने पूरा मन बना लिया था आर पार की लड़ाई का। इसलिए कैथल में न जाके मुख्यमंत्री ने काफी समझदारी का परिचय दिया। अगर वो वहां जाते तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा घमासान वहां मचना था। तो मैं कहता हूं, इस तरह अगर संयम से काम लेते रहे और उल जलूल बयान ना देते, इस बयान का बड़ा असर होने वाला आने वाले चुनाव के अंदर। और यह इलाहाबाद में भी आप देख लेना, जो लठ उठाने की बात आई थी, वो तो पता नहीं उठाएंगे कि नहीं बीजेपी वाले, लेकिन किसानों ने और विपक्ष ने पूरी तरह लाठे उठा लिए हैं। अब ये झंडे के अंदर जो छोटी छोटी वो रखा करते ना डंडकी, उड़ा पूरे लठा लिए और पूरी तरह तैयार हो गए। और सीधी है की बात कहते हैं, वह हमारा प्रशासन से कोई रोड़ा नहीं है, हम तो इस सरकार के खिलाफ है, और खासकर बीजेपी जेजेपी के वर्कर हैं, उनको हमने मतलब टारगेट बना रखा है। वो जहां भी जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे, काले झंडे भी दिखाएंगे, और कहीं जरूरत पड़ी तो दूसरी तरह के भी वहां मुकाबले होंगे। उनके प्रोग्राम रोकना ही उनका एक सूत्री कार्यक्रम है। जब चीफ मिनिस्टर को वो घुसने नहीं दे रहे, इतना बड़ा चैलेंज, और उसके बावजूद फिर ये नेता बार बार कहीं कहीं जाके और वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कहीं न कहीं टकराव का मूड बन सकता है। और चुनाव के अंदर तो सबकी छूट होती है, क्योंकि सारे जाएंगे हल्के में। और जब बीजेपी को इतना असहज महसूस हो रहा है, इसका गला भी वो कहा करे ना, बोले भाई मुर्गा तो मेरे अपनी आई, तू क्यों मरी बटेर, तो वह बात हो रही है। अब जेजेपी बीजेपी का तो पहले विरोध काफी था, अलोपा ने अपना वो दे के उनको समर्थन, पता नहीं किसी दबाव में दिया, किसी लालच में दिया, या राजनीतिक चमकाने के लिए दिया, या अपना नाम कमाने के लिए दिया। मैं कहता हूं कि यह दिया जरूर है, लेकिन सही वक्त पर नहीं दिया। आज इतना जहर लोगों में भरा हुआ है, इतना गुस्सा किसानों के अंदर है, और ये किसानों का हल्का है, ग्रामीण हल्का है। जब इलाहाबाद कस्बे के अंदर ये हालात हैं तो गांव में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो इसी तरह और भी राजनीति है, जैसे सांसद सैनी साहब की जो यमुनानगर में कार का मामला था,
उसमें जो चढ़ा दी थी एक किसान को, उसमें आ गया था उसकी चपेट में, उन्होंने भी वहाँ शिकायत दर्ज कराई थी और उसकी DDR दर्ज हो गई है और वो करवा दी गई है। और ड्राइवर के खिलाफ ये मुकदमा बनाने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने कहा है पार्टी बनाओ, सांसद उनके साथ थे, उनके इशारे पर ऐसा हुआ है, लेकिन वो तो देखना है क्या उसमें होगा, FIR में क्या लिखा जाएगा। लेकिन DDR दर्ज हो चुकी है और किसानों से अपना आपको सम्मानित करवा के राव इंद्रजीत ने फिर दक्षिण हरियाणा में अपनी पावर दिखाई है। ये एक अलग खबर है, क्योंकि वहाँ पर इनको भाजपा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उससे अलग रख के एक संकेत BJP के श्रेष्ठ नेताओं ने ये दिया था कि अब उनकी इतनी दाढ़ गलने वाली नहीं है और न ही उनकी पहले वाली चौधर रही है। तो उन्होंने अहिरवाड़ में जाकर अपना दमखम दिखाने के लिए 5 गांव के मौजूद लोगों को बुलाकर सम्मानित वो उनको किया गया है। तो उन्होंने ये बताया कि अब भी मेरा दबदबा कायम है और अहिरवाड़ में खासकर, क्योंकि अहिरवाड़ की जो बेल्ट है वो ज़्यादा किसी का विरोध में इस टाइम नहीं है। हाँ, आपस की उनकी जरूर लड़ाई है। भूपेंद्र यादव और राव इंद्रजीत सिंह ये 2 बड़े चेहरे हैं जिनके आपस में है। कैप्टन अजय यादव तो कांग्रेस से हैं, वैसे तो बहुत से चेहरे हैं उसमें, राव नरबीर सिंह हैं और भाई दान सिंह भी हैं, कई बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के भी, सुधा यादव भी हैं भाजपा से। तो उनके आपस में गुट बने हुए हैं सबके, लेकिन वो गुट अहिरवाड़ में पूरी बेल्ट में असर करते राव इंद्रजीत का और भूपेंद्र यादव का। सुधा यादव भी सांसद रही हैं, लेकिन बाकी तो अपने अपने हल्का के स्तर के नेता हर अपने हल्का में वो पूरी कोशिश करें मैं अपने अपने हल्का मजबूती प्रदान करो और अपने अपने हल्का में अपने कार्यकर्ताओं से मिलो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि विधायक वहीं से बनना है उन्होंने। लेकिन राव इंद्रजीत जैसे कदावर नेता हैं, इनको तो पूरा अहिरवाड़ का समर्थन मिलेगा तब जाके नेतागिरी पाकेगी। इसी तरह भूपेंद्र यादव है, वो भी चाहता है कि मोदी के नाम से ही तर जाइए। हरियाणा में तो वहाँ विरोध है ही नहीं, दक्षिण में ये तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कुछ जगहों पर है। कुछ जगहों का मतलब आप समझते हो कि वो किसे किसान मानते हैं और कहाँ कहाँ उसको दर्द महसूस होता है। तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि मैंने जो लठवाड़ा बयान दिया था वो वापस ले लिया हालांकि, लेकिन यह भी कहा कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों का मतलब भी आप समझते हो उन्होंने किसको कुछ लोग बोला है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यही कुछ लोग आपको न कैथड़ मारने दे रहे हैं, न कहीं हेलीकॉप्टर आपका उतरने दे रहे हैं, न कोई आपसे ढंग से आपके बातों को मान रहे हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं ये कुछ लोग नहीं हैं, ये बहुत से लोग हैं और बहुत से लोग प्रजातंत्र में मायना रखते हैं। बाकी अब चुनाव होगा जब पता लग जाएगा। ये तो दुष्यंत चौटाला की मेहरबानी से सरकार बनी हुई है। अगर पहले से ही उनको पता होता भाई इस तरह है, 70 पार का नारा दे दिया, फिर दुष्यंत का साथ ले लिया, इस तरह जोड़ तोड़ की राजनीति है। इतनी मजबूत सरकार नहीं है कि आप एक मेजर कम्युनिटी को या इतनी बड़ी किसान लॉबी को आप चैलेंज कर दें। इतना दमखम अब बीजेपी में नहीं है। हाँ, वैसे भले का है क्योंकि सरकारी तंत्र आपके हाथ में है और उसके बावजूद भी आप सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं कर रहे। आप अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हो कि लठ उठा लो, हैं, सबक सिखा दो। ये कोई सीएम की भाषा नहीं होती। तो मैं कहता हूँ इस तरह के बयानबाजी से मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनकी होती है और इतने बड़े पद पर जाकर लोगों को भड़काना तो भारी नुकसान का अंदेशा है इसके अंदर। पीछे जो कुछ आरक्षण के मामले में हुआ उसमें आपको जरूर कुछ बेनिफिट मिला था, लेकिन वो बातें दूर की कौड़ी बन चुकी है। अब वो स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि कोशिश जितनी मर्जी कर लो। अब किसान लोग भी में सारे हैं, मान लिया थोड़ा सा अहिरवाड़ बेल्ट में नहीं होंगे, या फिर यूँ कहें कि कोई बात किसी को नहीं चुभती होगी। हालांकि ये जो किसानों की जो लड़ाई है, अहिरवाड़ में भी किसान हैं, लेकिन नहीं उनके अंदर मादा लड़ाई लड़ने का। क्या कमजोरी उनकी है? कोई न कोई तो है, क्योंकि जब सब कुछ सड़क पर है तो वो नारे पाट रहे हैं, तो कोई न कोई तो बात है। या तो डरा रखे हैं, या भाई उनको कुछ अलग से दिया जा रहा होगा, या कुछ उनकी सुनाई ज़्यादा होगी, या उनको नौकरियों के लालच दिए जा रहे होंगे। कुछ तो है, क्योंकि जब सारा देश के किसान सड़क पर बैठे हैं और थोड़े से 2-3 जिले ये चुप्पी मारे बैठे हैं, तो कुछ तो लालच में ही बैठे हैं या डरते बैठे हैं। तो ये तो वही जाने वो
डर में बैठे हैं या लालच में बैठे हैं या वह उनमें लड़ाई लड़ने की औकात नहीं, कुछ तो है लेकिन या अमन पसंद ज़्यादा है। गांधी जी के ज़्यादा बड़े फॉलोवर हो सकते हैं, वह अहिंसा ही रखनी है उन्होंने, तो चाहे गाड़ी सर्कल को उतर जाओ वो अलग चीज़ है, मैं ज़्यादा क्या कहूँ। बाकी ये जो कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग काफ़ी मजबूत हैं और पूरी तरह से इस आंदोलन को सिर पर उठाए हुए हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दिया करो दोस्तों। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता, आप हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाओ और हम आपके माफिक जो आप सुनना चाहते हैं कोशिश करते हैं कि वही बात हम आपको परोसें, और जो हमने सच्चाई दिखती है, ये नहीं उलझुल बात खाम खा के लाके पटक दी, हमें जो दिख रहा है वो बातें हम कहने से बिल्कुल भी न घबराते हैं, न डरते हैं, और न लिखने से डरते हैं, न बोलने से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। बाधाएं आ सकती हैं, दिक्कत आ सकती है, कल न मुझे भी हो सकता है किसी किस्म की दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, लेकिन मैं सच्चाई कहने से गुरेज नहीं करूँगा, क्योंकि पत्रकार का एक काम है सच्चाई को बताओ और जो कुछ भी उसके सामने आता है उसे फेस करो। डर के बैठ गए वो कोई पत्रकारिता नहीं है। लोग दूसरी तरह की भी पत्रकारिता करते होंगे, लेकिन मैं खासकर जो सच्चाई है उसी को बयान करने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए आपका संदेश चैनल को लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, और दोस्तों इस चैनल को कामयाब करो। आज इतना ही, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। मैं जल्दी ही इलाहाबाद चुनाव पर मेरी पूरी नज़र है, जल्दी ही वहाँ से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।